Main engine's at 108%. Avionics power nominal. पता है पिछले साल नासा में एस्ट्रोनॉट बनने के लिए 18,000 लोग अप्लाई किया था, बट उसमें सिलेक्ट हुआ था बस 10 लोग, मतलब 0.05% का चांस है। और ये नंबर इतना कम है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मुकाबले 3.6% ज्यादा कम चांस है। बट असली प्रॉब्लम तो वो 10 बंदों के साथ होती है। स्पेस से लौटने के बाद अपने बीवी बच्चों तक नहीं पहचान पाते मेंटली तौर पे। स्कॉट केली स्पेस में 340 दिन रहने के बाद जब धरती पे लौटती है, तब साइंटिस्ट लोग आविष्कार करते हैं कि इसका डीएनए चेंज हो चुका है। हाँ, उनका शरीर का कोट बदल चुकी है और वो अब तक ठीक नहीं हुआ। आपको लगता होगा एस्ट्रोनॉट बनना मतलब लोगों के सामने सुपर हीरो बनना, स्पेस में घूमना और डॉलर में अर्न करना। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको वो कहानी बताने जा रहा हूँ जो नासा तो अपने एडवर्टाइजमेंट में बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। स्कॉट केली अंतरिक्ष से 340 दिन बाद लौटती है। नासा की डॉक्टर ने वेट करके बैठा था उन्हें चेक करने के लिए। चेक करने के बाद रिपोर्ट आती है बंदे का डीएनए बदल चुकी है। उधर अर्थ पे था उनका जुड़वा भाई मार्क केली। स्पेस में जाने से पहले उन दोनों का डीएनए एकदम हूबहू सेम था, बट अब नहीं। पेजी विल्सन 2017 में स्पेस से लौटने के बाद जब रिपोर्टर लोग उनसे पूछा कि स्पेस में कौन सी काम आपके लिए सबसे ज्यादा कठिन था, तब उन्होंने कहा टॉयलेट। सब हंसा, बट पेजी मजाक नहीं कर रहा था। अगर मैं आपको अंतरिक्ष की टॉयलेट के बारे में बताने लगूं तो आप वीडियो छोड़ के चले जाओगे, इतना घिनौना है ये चीज। और 6 महीने तक लगातार इसे यूज करने के बाद उन्होंने सबसे पहले टॉयलेट के बारे में ही ऑब्जेक्शन दिया। लेकिन अगर हम थोड़ी पीछे जाए तो ये लोग एस्ट्रोनॉट हुआ कैसे? जवाब जितना रोमांटिक लगता है उतना रोमांटिक असल में है नहीं। रिसेंटली 2022 में नासा ने इंक्वायरी किया था नई एस्ट्रोनॉट लेने के लिए, जहाँ पे 18,300 लोग अप्लाई किया था। और वो 18,000 लोग कोई ऑटो वाला नहीं था, कोई धाबे वाला नहीं था तो सिर्फ डॉक्टर, साइंटिस्ट, जेट विमान के पायलट और पीएचडी धारी लोग। लेकिन जो 10 लोग सिलेक्ट होते हैं उन्हें फील होती है असली आइसोलेशन। सिलेक्ट होने के बाद उन 10 जनों को नासा के प्राइवेट हॉस्टल में भेज दिया जाता है। सुबह 6 बजे कोइंसिक लैब में डूबना, दोपहर को रशियन क्लास करना, शाम को T-38 जेट विमान का ट्रेनिंग करना और रात में स्पेस स्टेशन के ऊपर पीएचडी करना। और हफ्ते में 7 दिन क्लास, कोई छुट्टी नहीं है। नेचुरल कोइंसिक लैब यह है एक बहुत ही बड़ा जायंट पूल। ये इतना बड़ा है कि अंदर एक स्पेस स्टेशन समा के रखा हुआ है, जहाँ पे 130 केजी का सूट पहने के उस 10 जनों को पानी के अंदर भेजा जाता है। और पहले दिन तो 1-2 जन अंडर वाटर बेहोश हो जाते हैं। और देखना रूल कितना स्ट्रिक्ट है, उन्हें बेहोशी की हालत में पानी से उठाया जाता है, हॉस्पिटल भेजा जाता है और अगले सुबह फिर से पानी में डाल दिया जाता है, क्योंकि उन्हें करना ही पड़ेगा। और स्पेस में जाने के लिए रशियन लैंग्वेज भी सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि रॉकेट में बहुत सारी इंस्ट्रक्शन ऐसी है जो रशियन में लिखा है। और रॉकेट चलाने के लिए रशियन लैंग्वेज सीखना जरूरी है, इसलिए रशियन भाषा सीखना मैंडेटरी है और जेट विमान का पायलट बनना भी मैंडेटरी है। एक फन फैक्ट बताता हूँ, अगर आप फ्यूचर में एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो तो पहले फाइटर जेट का पायलट बन जाओ, क्योंकि पायलटों को 60% ज्यादा चांस मिलता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंसान। नील आर्मस्ट्रांग जो पहले इंसान था चांद पे पैर रखने वाला, वो भी एक टाइम पे फाइटर जेट का पायलट था, क्योंकि नॉर्मल इंसान के मुकाबले फाइटर जेट की पायलट के पास ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं रॉकेट चलाने का। इसके अलावा उन्हें और भी बहुत कुछ सीखने पड़ते हैं, जैसे रॉकेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लाइन कैसे काम करती है, ऑक्सीजन सिस्टम कैसे काम करती है, पानी का कैसे पूरी तरीके से यूज करा जाता है, हर एक चीज पूरी डिटेलिंग के साथ। इसीलिए उन एक एक चीज का मैनुअल होती है 1000 पेज का, और ये पूरी ट्रेनिंग चलती है 2 साल तक। बट जब ये लोग एस्ट्रोनॉट बन के स्पेस में जाते हैं तब भी इनका प्रेशर खत्म नहीं होता। स्पेस में एक स्लीपिंग बैग में सोना, रात भर मशीनों की साउंड, 24 घंटे में 12 बार सूरज उगना, ये सारी चीजें शरीर का बायोलॉजिकल घड़ी को पगला देती है। इसलिए एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाने के बाद सिर्फ 6 घंटे ही सो पाते हैं, बल्कि उन्हें सोना चाहिए 8 घंटे से भी ज्यादा। और सिर्फ यही नहीं, उन्हें खाने में भी प्रॉब्लम फील करनी पड़ती है। एस्ट्रोनॉट की खाना होती है कुछ आर्मी लोगों की बैटलफील्ड की रेशन की तरह। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। 1965 में जेमिनी 3 मिशन में एक एस्ट्रोनॉट छुपके से एक टोस्ट सैंडविच स्पेस में ले जाते हैं। बाद में जब वो बंदे उसे बाइट करते हैं तब सैंडविच का टुकड़ा एकदम पूरी बिखर जाते हैं कैप्सूल के अंदर। इसलिए बाद में नासा को इसके ऊपर अलग नियम बनाना पड़ा। लेकिन स्पेस में पानी का सिस्टम इन रूल से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। स्पेस में पानी ले जाने के लिए नासा को पर किलो $10,000 का खर्चा आती है। सिर्फ पानी नहीं, कोई भी चीज 1 किलो ले जाने के लिए $10,000 का खर्चा आती है। इसलिए सिस्टम को ऐसा बनाने की कोशिश किया गया है जिससे सारे पानी रीस्टॉक किया जा सके। एस्ट्रोनॉट की टॉयलेट, एस्ट्रोनॉट की यूरिन, ऐसा कि जो सांस छोड़ने पे जो मॉइस्चर निकलती है वो तक रीस्टोर किया जा सके। लेकिन पानी को ज्यादा घिनौना मत समझना, क्योंकि इससे भी ज्यादा घिनौना चीज है स्पेस का टॉयलेट। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था कि एस्ट्रोनॉट पेजी विल्सन को जब इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको स्पेस में सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज क्या लगी, तब उन्होंने कहा टॉयलेट। बट इस जर्नी में एस्ट्रोनॉट की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है उनकी आंखों में। नासा ने बहुत टाइम तक इसे छुपा के रखा था, बट 2011 में सब कुछ सामने आ गया। ज्यादातर एस्ट्रोनॉट की आंखों के 60% विजिबिलिटी चला गया था, वो भी परमानेंटली। मतलब आज तक वो ठीक नहीं हुआ। और ऐसा क्यों होती है पता है? जीरो ग्रेविटी के कारण। जीरो ग्रेविटी के कारण ज्यादातर ब्लड ब्रेन के पास आके बैठ जाती है, जिससे और भी बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आंखों की। जीरो ग्रेविटी में हड्डियां नरम हो जाती है 60-70 साल की बुड्ढे की तरह, बट वो रिकवर हो जाती है। लेकिन ये आंखों की प्रॉब्लम एक लौता चीज है जो कभी ठीक नहीं होता। मतलब एक लौता तो नहीं है, लेकिन इतना सब कुछ सुनने के बाद, इतना प्रॉब्लम और परमानेंट इंजरी सुनने के बाद लाखों लोग जब नासा की सर्कुलर आती है वहाँ पे अप्लाई करके बैठ जाती है। वैसे उनकी बात क्या है, अगर मुझे भी मौका मिले तो मैं भी तो अप्लाई करके बैठ जाऊंगा ना। वैसे मजाक से हटके जो लोग स्पेस से लौट आए उनसे अगर पूछा जाए कि आप लोग फिर से स्पेस में जाना चाहेंगे तो 100% आंसर आएगा हाँ।
तो कैसा लगे ये छोटी सी वीडियो, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। मैं सबकी कमेंट पढ़ता हूँ क्योंकि कमेंट नहीं आते हैं ना। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।